हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम कृषि एवं पशुपालन का सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया। परिभाषा, कृषि सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर और कृषि के प्रकार भी हमने पढ़ चुके हैं और कल्चर भी पढ़ चुके हैं। पीसी कल्चर, एपी कल्चर, मोरी कल्चर, शेरी कल्चर, सारे कल्चर आपको अच्छे से करवा दिए गए हैं। तो देखो ये यहाँ पे आपको ये जो नोट्स हैं, ये जो टॉपिक आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं फसलों, एक एक फसल को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फसलों के रोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रांतियाँ, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, सारी क्रांति डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चावल को पढ़ना। चावल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। चावल के लिए औसत तापमान क्या चाहिए, औसत तापमान, वर्षा कितनी चाहिए चावल के लिए, मिट्टी कितनी चाहिए चावल के लिए, कौन सी मिट्टी चाहिए। तो देखो औसत तापमान कितना होना चाहिए। गर्मियों में बोया जाता है तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और वर्षा कितनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए, पानी भरा हुआ होना चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि हरियाणा में केवल 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और चावल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसीलिए हरियाणा सरकार चाहती है कि किसान चावल कम से कम बोएं ताकि हरियाणा में पानी की कमी न हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना भी बनाई है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कौन सी योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी विरासत, यानी आप पानी बचाओगे तो आपको, अगर धान की ज़मीन पे आप धान नहीं बो रहे तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ पर आपको मिलेंगे। ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की है, अब भी लागू है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, और उसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, चिकनी व दोमट मिट्टी। किसके लिए, चावल के लिए उपयुक्त मृदा। ठीक है, अब देखो चावल में टॉप कौन सा देश है, तो चावल में टॉप कौन सा देश है, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है और उसके बाद हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद कौन सा है, इंडोनेशिया। अब देखो एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो नोट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इन्हीं नोट्स में से आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद पशुपालन के भी नोट्स हैं, सारे नोट्स कंप्लीट हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये नोट्स आपको फ्री में तो देखो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन भी मेरा नहीं है। तो देख लो कि 25 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करके ले सकते हैं। 8950502791 पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ चलेगा। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। ठीक है, तो 25 रुपये आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके वहाँ से आप ये नोट्स से ले सकते हो। इस पे नाम आ जाएगा, जीके नोट्स नाम आ जाएगा या फिर विकास कुमार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये नोट्स ले सकते हो। मैं तो ये आपको यही एडवाइस दूंगा कि ये सारे नोट्स मैं आपको वीडियो में कराऊंगा, तो अगर आप खुद नोट्स बना सकते हो तो खुद बना लो, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। लेकिन फिर भी अगर आप आलसी हो थोड़े बहुत तो आप नोट्स खरीद सकते हो। 25 रुपये ज़्यादा नहीं है। और किसी को ऐसा लगता है कि भाई धंधा कर रहे हैं तो फिर आप एक काम करना, मैसेज कर देना, आपको भी फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए ही है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आप कोई बात नहीं, फिर भी आपको नोट्स से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप अगर हो सके तो आप कर देना, वरना इसकी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, नोट्स मेरे द्वारा किए गए लेक्चर वीडियो देख लेना, वहाँ से अगर आपको मटेरियल अच्छा लगता है तो आप नोट्स से ले लेना। ठीक है, तो अब देखो इंडोनेशिया, भारत, चीन। तो भारत सेकंड स्थान पे है किसमें, चावल के उत्पादन में। अब राज्य की बात करें तो राज्य में कौन सा होगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल टॉप पे है। और सेकंड पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे कौन होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब
हरियाणा में बात करें, देखो कई बार ये होता है कि डाटा आप बता देते हो कि ये डाटा सही नहीं करा रहा, गलत करवा रहा है। ये 2014-15 का डाटा मैं आपको करवा रहा हूँ। 2014-15 में रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो रैंकिंग है भारत के टॉप चावल उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, हरियाणा के बारे में तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चावल कौन सी फसल है? चावल खरीफ की फसल है। और चावल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 6%, 6% प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि गोल्डन धान में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन धान, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1। चावल को धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। B1 का नाम क्या है? थायमिन। तो विटामिन B1 क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है चावल को धोने पर। ठीक है, अब देखो चावल उगाते हैं और उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक बोया जाता है। एक उर्वरक होता है, कौन सा? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक उर्वरक है जिसका नाम क्या है? एगोरा और नील हरित शैवाल। एगोरा और नील हरित शैवाल क्या होंगे? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक उपयोगी हैं। तो देखो आपको और डाटा बताता हूँ चावल के बारे में, आप लिखते जाना, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब देखो एक चीज़ और है कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब देखो चावल खाते हैं, अगर आप कच्चे चावल खाओगे तो कैसी कैसी आवाज़ आएगी? कटक कटक की आवाज़ आएगी। आप चावल खाओगे तो कटक उड़ीसा में ही चावल अनुसंधान संस्थान है। अब देखो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? आप कमेंट्स में बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मनीला फिलीपींस में फेमस हेडक्वार्टर है और वो किस चीज़ का है आपको बताना है, इंटरनेशनल। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी फिलीपींस ही देता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था? आचार्य विनोबा भावे को मिला था। लेकिन आप मनीला फिलीपींस में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, आप वो क्वेश्चन कमेंट में बता देना। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। यानी दुनिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। मान लो 100% कृषि योग्य भूमि है तो उसमें से 25% पर, दुनिया में कृषि योग्य भूमि के 1/4 पर चावल बोया जाता है। देश का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य, सिक्किम के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। सिक्किम फर्स्ट स्टेट है जिसने जैविक खेती की है, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग 0 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो करनाल के बारे में बात करते हैं। करनाल किसके लिए फेमस है? करनाल बासमती चावल के लिए फेमस है। बासमती चावल के लिए क्या कौन फेमस है? करनाल है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा। अब देखो एक बात बताता हूँ, ट्रिपल के हम बात करते हैं, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, और इसमें जींद को मिला देते हैं, और ये सारी चीज़ क्या है? संयुक्त रूप से धान का कटोरा है। लेकिन ऑप्शन में अगर करनाल आए तो हम करनाल के साथ ही जाएंगे। फिर करनाल आ गया, कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र, ये सारे क्या है? धान का कटोरा। अब देखो एक बार एक क्वेश्चन ये भी आया था कि चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक कौन सा यूज किया जाएगा? एजोला एनाबिना। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक कौन सा है? एजोला एनाबिना। अभी हमने रिसेंटली क्या बताया था? एगोरा एंड नील हरित शैवाल। ये क्या थे? ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चावल के बारे में ये सब डाटा है। अब देखो चावल की किस्में के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चावल की कौन सी किस्में
प्रसिद्ध हैं। तो चावल की किस्में कौन सी हैं? करुणा है, जमुना, पद्मा, ताइचुंग। देखो आप एक काम करना, ये किस्में आप लिख लेना और अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर लेना। कई बार पूछा जाता है TR8, IR5, अन्नपूर्णा, पूसा 33, पूसा 33, बासमती चावल है, मुच्छल चावल इंपॉर्टेंट रहेगा, मुच्छल चावल, और 11-21 चावल। अन्नपूर्णा, पूसा 33, बासमती, मुच्छल, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आप क्या याद रखना, चावल की किस्में हैं। ठीक है, अब चावल के रोग हैं वो हम रोगों में डिस्कस करेंगे। वैसे खैरा एंड ब्लास्ट रोग किसका है? जिंक की कमी से। तो इनमें जिंक की कमी से रोग होता है, जिंक की कमी से। मैं आपको फिर से बताऊंगा, रोगों में खैरा रोग होता है चावल में जिंक की कमी से। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं? चावल से संबंधित हैं। अब ध्यान रखना, आगे सारे पॉइंट आप एक साथ लिख लेना और उसको रिवाइज करते रहना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक क्या है, तो आपको याद आ जाएगा क्या? एजोला एनाबिना है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा उर्वरक होगा? एगोरा एंड नीलहरित सेवाल। जिंक की कमी से रोग कौन सा होगा? खैरा रोग। ठीक है, करनाल किसके लिए फेमस है? बासमती चावल के लिए। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, बयानी। ठीक है, तो अब देखना, भिवानी ऐसे ही बोल दिया मैंने, भिवानी में चावल नहीं बोए जाते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गेहूं। अब देखो, गेहूं में औसत तापमान कितना चाहिए गेहूं के लिए? गेहूं सर्दियों में बोया जाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 10 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब औसत वर्षा कितनी चाहिए गेहूं को? ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए, 80 सेंटीमीटर में ही काम चल जाएगा। और मिट्टी कौन सी चाहिए? दोमट मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? चाइना, चीन है। और उसके बाद भारत का दूसरा नंबर है। चावल में भी दूसरा था और गेहूं में भी भारत का उत्पादन में दूसरा नंबर है। अब फर्स्ट नंबर पे कौन होगा इसमें? यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है भारत में, और उसके बाद पंजाब, और उसके बाद अपना हरियाणा। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हरियाणा का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी क्यों कहा जाता है? यह 12.7% गेहूं सप्लाई करता है भारत को, और जबकि यह भारत का 1.34% ही हिस्सा है। तो देखो, इतना छोटा सा हिस्सा और इतना ज़्यादा गेहूं सप्लाई करता है पूरे भारत को हरियाणा। आप भी देखते होंगे, हर घर में, हर खेत में गेहूं ही बोए मिलेंगे आपको हरियाणा में। हरियाणा बहुत ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है, इसलिए हरियाणा भारत की गेहूं की टोकरी कहलाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश के पास ज़मीन ज़्यादा है इसलिए गेहूं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कम ज़मीन, यानी प्रति हेक्टेयर में पंजाब टॉप पे है। गेहूं की इंपॉर्टेंट किस्में आपको याद रखनी है। अब आपको क्या याद रखना? गेहूं सबसे ज़्यादा चाइना में, सेकंड भारत में, और सबसे ज़्यादा यूपी में, और उसके बाद हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। सोनालिका किस्में कौन सी है? सोनालिका ट्रैक्टर होता है। सोना, उगले हीरे मोती, हीरा, शेर व लेरगा, ये क्या है? गेहूं की किस्में। पूसा गेहूं की किस्में है। अर्जुन, कल्याणी, ये भी गेहूं की किस्में है। ये आपको याद रखना है, इसको आप अच्छे से याद लिख के और ट्रिक बना के लिख लेना। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये सही नहीं रहेगा, टाइम बहुत कम है। रोग के बारे में एक बार बता देता हूं, मैं फिर से बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि हम रोग डिटेल से पढ़ेंगे। रस्ट रोग होता है, तीनों रस्ट होते हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, और एक और यो रोग फेमस है करनाल बंट रोग, गेहूं का रोग है, वो भी फेमस है।
कवक के कारण होता है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, HSSC ने ही पूछा था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन, ग्लूटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो गेहूं के पढ़ रहे हैं हम, और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन, ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा था, गेहूं पर। हरित क्रांति, हरित क्रांति में इस बात की चर्चा करेंगे कि गेहूं पर ही कैसे पड़ा था, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की बहुत ही अच्छी किस्म थी, उस भारत में, पूरे भारत में ला के खड़ी कर दी थी, यानी वो पूरे भारत में लागू करवा दी थी गेहूं की सबसे अच्छी किस्म। और अचानक से गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत गेहूं उत्पादन में बहुत आगे निकल चुका है। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पे होते हैं, सिरसा में। ये आपको बताया नहीं शायद, हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पे होंगे, सिरसा में। सिरसा भी 13.9% गेहूं देता है। और पहले कहाँ पे होते थे, भिवानी में, लेकिन अब भिवानी टूट गया है, दादरी में, ठीक है। अब जीवाणु से रोग, एक टुंडू रोग होता है गेहूं का, ये आपको ध्यान रखना है। और गेहूं में गुणसूत्र कितने होते हैं, 42। गुणसूत्र से क्वेश्चन आते नहीं है, अभी तक तो नहीं आए हैं, अगर आते तो हम लोग इसके बारे में भी अलग से टॉपिक ऐड कर देते, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रीटियम स्टाइवम, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, ट्रीटियम स्टाइवम, ठीक है। तो गेहूं के बारे में इतने पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फसल करते हैं। नेक्स्ट फसल कौन सी है, मक्का। तो देखो, भारत का तीसरा मुख्य खाद्यान्न, दुनिया में या फिर भारत में बात करें, सबसे ज़्यादा क्या क्या बोया जाता है, चावल, फिर गेहूं खाते हैं, और उसके बाद कौन सी चीज़ें खाते हैं, मक्का। मक्का सबसे ज़्यादा, मक्का को बोल देना अमेरिका, अमेरिका मत बोलना, अमेरिका, ठीक है। तो मक्का अमेरिका, यानी अमेरिका टॉप पे है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मक्का उत्पादन में टॉप पे है, यानी यूएसए है, फिर चीन आ जाएगा, फिर ब्राज़ील। भारत का स्थान तो शायद 6ठा स्थान है, भारत बहुत पीछे है मक्का उत्पादन में, ठीक है। तो यूएसए पूरी दुनिया का 36% मक्का उत्पादन करता है। मक्का में एक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, जेन प्रोटीन। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य, सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कहाँ पे हो, कौन सा है, कर्नाटक। अब कर्नाटक से आपको याद रखना है, कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होती है। तो कर्नाटक जब भी आएगा, कॉफ़ी आप याद रखना, और कर्नाटक में मक्का सबसे अधिक होती है। तो भारत में मक्का उत्पादक राज्य कौन सा होगा, कर्नाटक। अब मक्का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये खरीफ की है फसल, या फिर रबी की फसल है, या फिर जायद फसल है। तो मक्का क्या है, मक्का तीनों ऋतुओं की फसल है। तो खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। मक्का में फेमस रोग होता है जिंक की कमी से, जिंक की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है मक्का में, व्हाइट बड रोग होता है जिंक की कमी से। हरियाणा में मक्का, देखो हरियाणा में मक्का बहुत कम बोई जाती है, हाँ इस साइड ये अम्बाला और पंचकुला, इस साइड मक्का बोई जाती है। तो ऑप्शन में ये दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। मक्का की किस्में की अगर बात करें तो प्रताप, शंकर 5, गिरजा, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे लिख देता हूँ, मक्का की किस्में कौन सी होंगी। देखो मक्का की किस्में तो पूछे तो बहुत मुश्किल सवाल बन जाएगा, शंकर 5। आप एक चीज़ याद रखना कि गेहूँ, चावल की किस्में ज़रूर याद रखना, इसके अलावा बाकी जो फसल है उनकी किस्में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रमुख खाद्यान्न फसलें ये दोनों ही हैं। दाल भी नहीं है, सभी प्रकार की दालें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मिलती हैं, यानी दलहन जो फसलें हैं वो सारी मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए दलहन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहे होते हैं। तो इसलिए चावल और गेहूं के सभी किस्में आपको याद रखनी है। मक्का के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए, वर्षा चाहिए 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक। और मिट्टी कौन सी, दोमट।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मक्का के बाद ज्वार। ये आप नोट्स लिखते जाइए, बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप रिवीजन करोगे तब आपको सब चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। ज्वार, ज्वार देखो, ज्वार का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके लिए ज़्यादा मिट्टी दोमट मिट्टी है, वर्षा 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तापमान 27 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। ज्वार के बाद नेक्स्ट फसल है बाजरा। बाजरा तो हम खाते हैं। तो बाजरे का जन्म कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में। तापमान इसके लिए कौन सा तापमान रहेगा? 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्मियों में बोया जाएगा। और वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? 37 से लेकर 75 सेंटीमीटर। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ये, कोई बात नहीं, हमें जॉब लेनी है। कवक के कारण रोग, कवक के कारण रोग होता है कंड रोग। कंड रोग, एर्गोट। एर्गोट को बोलते हैं चेपा, यानी चेपुआ। चेपुआ लग जाता है किस पे? बाजरा पे। तो ये बाजरा के 2 रोग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा इसमें, बाजरा में। इसको रोग याद रखना है। हरित बाली रोग भी है, हरित बाली रोग। अनाजों में सबसे अधिक खनिज लवण किस में पाए जाते हैं? बाजरा में। तो ये लाइन भी आप लिख लेना कि अनाजों में सबसे अधिक खनिज लवण किस में पाए जाते हैं? बाजरा में पाए जाते हैं। अनाजों में सबसे अधिक खनिज लवण किस में पाए जाते हैं? बाजरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाजरा उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पे होता है? राजस्थान में। उसके बाद यूपी का नंबर आएगा, फिर गुजरात का नंबर आएगा, फिर चौथे नंबर पे आएगा हरियाणा। और उसी तरह बाजरा भी राजस्थान में होता है। और जो भी कहाँ पे होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा। तो राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा होता है। और जो सबसे अधिक कहाँ पे होगा? राजस्थान में। अब हम पढ़ते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें का मतलब क्या होता है? दाल। अब दाल का क्या मतलब है? दालें। दालें क्यों? इसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है। तो जिस फसल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसको हम दलहनी फसलों की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। अब लेकिन दलहनी फसलें हैं, इनमें भी दलहनी बहुत सारी दाल फसलें होती है, जैसे अरहर, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मसूर, मूंग, ठीक है, सोयाबीन। अब देखो दलहनी फसलें का वर्गीकरण करें तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब देखो खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में क्या होगा? अरहर की दाल है, वो गर्मियों में बोई जाती है। अब गर्मियों का आप मौसम याद रख लेना। उड़द की दाल, मूंग की दाल, लोबिया, मोठ की दाल या फिर सोयाबीन। अब देखो सोयाबीन दाल में आता है, दलहन फसलों में आता है, क्योंकि सोयाबीन में सबसे अधिक 45% प्रोटीन पाया जाता है। रबी की फसल देखो, सर्दियों में कौन सी दाल उगाते हैं? चने। चने, मटर, मटर भी दालों में ही आता है। मसूर, मसूर की दाल हो गई या फिर खेसारी। और जायद फसलें, मूंग की फसल, लोबिया, सोयाबीन। सोयाबीन जायद की फसल भी है और खरीफ की फसल। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो मूंग की फसल होती है, जायद है, यह उर्वरक के रूप में भी काम आती है, उर्वरकता बढ़ाती है। ये उर्वरकता कैसे बढ़ाती है आपको बताता हूँ। देखो धरती है, धरती के अंदर सबसे अधिक ये है धरती, और इस पे हमें क्या उगाना है? फसल। और इसमें सबसे अधिक किसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे अधिक जिंक की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की भी तो कमी होती है। तो अगर हमने धरती पर मूंग उगा दिया, यहाँ पर हमने क्या किया? मूंग उगा दिया, और ये वायु के नाइट्रोजन को खींच के धरती में ला देता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है यानी धरती की उर्वरकता बढ़ा देता है। कौन? मूंग। इसलिए दाल को
यानी दलहन फसलें हमेशा नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। और इसका मतलब ये क्या है, ये नाइट्रोजन की स्थितीकरण की अधिकता होती है। और ये इनमें क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु है। और ये जीवाणु क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थितीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति पूरी करता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए कहते हैं कि दलहन फसलें बोनी चाहिए ताकि धरती के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। एक क्वेश्चन और बता दो, दलहन तो मोस्टली इतना पॉइंट काफ़ी रहेगा। भारत में जन्मे दालें, अरहर की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल भारत में जन्मे हैं। सबसे ज़्यादा दालें भारत में कहाँ पर होती हैं, तो मध्य प्रदेश में होती हैं। और मध्य प्रदेश में चना भी सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की दालें ज़्यादा होती हैं और चना भी सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में दालों का कुछ ज़्यादा फसलें इतना है नहीं, तो ये हरियाणा की कोई रैंकिंग नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर आपको बताया जाता ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तिलहन फसलें की बारे में बातें करेंगे अब हम। तिलहन फसलें कौन सी होंगी, तो देखो तिलहन। अब तिलहन फसलों को तिलहन फसलें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे तेल निकलता है। जिनसे तेल निकलेगा वो हम तिलहन फसलें बोलेंगे। अब तिलहन फसलें कौन सी हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखो, सोयाबीन का तेल होता है। अब आप कहोगे कि सोयाबीन तो दलहन भी बताया था, क्योंकि दलहन क्यों थी, क्योंकि उसमें 45% प्रोटीन था। अब तिलहन फसलें क्यों है, क्योंकि इससे तेल भी निकलता है। यानी ये सोयाबीन क्या है, दलहन फसलें भी है और तिलहन फसलें भी हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो पीत क्रांति किससे संबंधित है, पीत क्रांति होती है तिलहन से संबंधित, तिलहन उत्पादन से। ये आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, कुल कृषि के क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। तो कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहते। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी होंगी, प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी होंगी। एक तो मूंगफली का तेल निकलता है, तोरैया, सरसों, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसलिए हार्ट पेशेंट को सूर्यमुखी का तेल दिया जाता है। बीपी हाई वगैरह हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर लेवल में कंट्रोल लाने के लिए सूर्यमुखी का तेल बहुत अच्छा माना गया है। ये रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तिलहन फसलें हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा तिलहन फसलें कहाँ पे होती हैं, तो सबसे ज़्यादा तिलहन फसलें मध्य प्रदेश में होती हैं। तो दलहन भी मध्य प्रदेश में होती हैं और तिलहन भी किस में होती हैं, मध्य प्रदेश में। अब देखो आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं और चाइना में होते हैं दुनिया में। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, यूपी में होते हैं और दुनिया में चाइना में। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मक्का यूएसए में होती है सबसे ज़्यादा। और भारत में कहाँ पे होती है, जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, यानी कर्नाटक में होता है। और फिर दलहन फसलें की बात करेंगे, और दलहन हो या तिलहन हो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगी, मध्य प्रदेश में होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फसल पे आते हैं। नेक्स्ट फसल है रेशा की फसलें, जिससे रेशे बनते हैं। जूट की फसलें, ये सब एक कैटेगरी में ही आती हैं। जैसे देखो रेशा की फसलें कौन सी होगी, कपास हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, सनई हो गया, अलसी भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कपास आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। सोयाबीन
सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात में। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? राजस्थान में। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? कर्नाटक में। अब देखो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। और कुसुम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र वाले काजू भी सबसे ज़्यादा खाते हैं, यानी काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में ही होता है। हरियाणा में सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? अंबाला में। और देखो अंबाला में ये जो सूरजमुखी का जो ऑयल है, इसमें क्या होता है? लाइनोलिक एसिड होता है। लाइनोलिक एसिड होता है और ये हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा तेल माना गया है। तो लाइनोलिक एसिड आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आप साइड में लिख लेना, ठीक है। अब भारत में प्रमुख फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे आम सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं दुनिया में। अनार दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में। जूट सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं। केला सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं। चाय सबसे ज़्यादा भारत में। पपीता सबसे ज़्यादा भारत में। अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? भारत में। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? भारत में। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? भारत में। ये सारे पॉइंट भी आप याद रखना कि ये सारी चीज़ें भारत का इसमें पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट हम छोटा सा बात और पढ़ लेते हैं, गन्ना उत्पादन। अब देखो गन्ना उत्पादन की बातें करते हैं तो गन्ना में भी वही बात करेंगे कि जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था इसका? भारत में जन्म हुआ था। और तापमान कितना चाहिए इसको? तापमान चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री। वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए इसको, 100 से लेकर 180 सेंटीमीटर, चावल की तरह। मृदा क्या हो? कांप हो या फिर दोमट हो। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र है, यानी भारत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र पर गन्ने की कृषि करता है, गन्ने की खेती करता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है, गन्ना रिसर्च सेंटर, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? यूपी में। तो ये ध्यान रखना आपको। भारत में देखो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? यूपी में। और इसीलिए यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक गन्ना होता है। अब गन्ना पकने के दौरान पाला गिरने से शर्करा की मात्रा कमी हो जाती है, यानी आप ध्यान रखना, गन्ना अगर पकता है और पकने के समय अगर सर्दी पड़ जाए यानी पाला गिर जाए तो उससे क्या होगा? गन्ने में शर्करा की मात्रा की कमी हो जाती है, गन्नों फिक्को हो जाए, मिठो कौन रहे इतना, ठीक है। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर है? यूपी में। भारत की पहली चीनी मिल, चीनी का मतलब चाइनीज नहीं है, ये चीनी है, मीठी चीनी, प्रतापपुर यूपी में। ये लिखते रहना और इनको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? यूपी में। भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाएगा किसको? यूपी को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाय पे। तो चाय के उत्पादन में अभी मैंने आपको बताया था भारत और चाइना हमेशा टॉप पर ही रहते हैं, लेकिन उत्पादन में अगर चाइना और भारत में ऑप्शन आए तो चाइना कर देना। चीन चाय के उत्पादन में सबसे अधिक आगे है। और निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय का, क्योंकि चाइनीज़ लोग चाय को खुद ही पी लेते हैं तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, फिर भारत करता है एक्सपोर्ट। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा
मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे अधिक मसाले होते हैं। और भारतीय मसाला शोध संस्थान कहाँ पर होगा? भारतीय मसाला शोध संस्थान कहाँ पर होगा? मसाला शोध संस्थान भी यहीं पे होगा, केरल के कोझिकोड में। तो कोझिकोड केरल में क्या होगा? भारत के मसाला शोध संस्थान। और मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। काली मिर्च जिसे पुर्तगाली लोग काला सोना भी कहते थे। कहवा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। कहवा उत्पादन, कहवा का मतलब होता है कॉफी, और भारत में उत्पादन कहवा का सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। लेकिन दुनिया में भारत का 6वां स्थान है कहवा उत्पादन में। हरियाणा में किस मसाले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? अब देखो, हरियाणा मसालों में कुछ ज़्यादा है नहीं इसलिए, लेकिन हल्दी हरियाणा में सबसे अधिक होती है। मसालों की अगर बात करें तो हल्दी हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम थोड़े बहुत बात कर लेते हैं रबड़ उत्पादन की। रबड़ सबसे अधिक वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, जैसे थाईलैंड। और भारत में रबड़ सबसे अधिक केरल में होता है, ये आपको ध्यान रख लेना। भारतीय रबड़ शोध संस्थान भी कहाँ पर होगा? फिर कोट्टायम केरल। तो रबड़ शोध संस्थान, रबड़ शोध संस्थान कहाँ पर होगा? केरल में। ये पॉइंट आपको याद रखना कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। भारतीय मसाला शोध संस्थान कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में। और काली मिर्च क्या है? मसालों का राजा कहते हैं। कहवा उत्पादन में कर्नाटक सबसे टॉप पर है। रबड़ उत्पादन में थाईलैंड टॉप पर है। भारत में केरल टॉप पर है और केरल में ही रबड़ शोध संस्थान बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? देखो, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम फसलों के रोग पढ़ेंगे और प्रमुख क्रांतियाँ पढ़ेंगे। तो फसलों के रोग, प्रमुख क्रांतियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर सीधा पशुपालन पर पढ़ने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।